13वीं सदी ईस्वी में चंगेज खान और उसके बेटों ने आलम इस्लाम पर जलगार की। मंगोलों का ये हमला सिलाब की तरह था जिसमें बहुत से तुर्क कबीले बह निकले। उनमें से कुछ मिस्र पहुंचे, कुछ ईरान, कुछ हिंदुस्तान में फैल गए और बाज ने एशिया के दूसरे मुल्कों का रुख किया। जिन तुर्कों ने मजबूर होकर अपने बाप दादा का वतन छोड़ा था उनमें एक तुर्कान इस्लाम का उस कबीला भी था। ये लोग तुर्किस्तान से चलकर कुछ दिन खरासान में अटके, मगर जब मंगोलों ने वहाँ भी चैन न लेने दिया तो पश्चिम की तरफ हटे और दरिया फरात के किनारे बढ़ते चले गए। कुछ लोग तो रास्ते में ही उतर गए, कुछ आगे बढ़े और तरह तरह की सख्तियां झेलते, मुसीबतें उठाते एशियाई कुचक के उस हिस्से में जा पहुंचे जिसे अनातोलिया कहते हैं। यहाँ पहुंचते पहुंचते कबीले में कोई 1000 या 1200 आदमी रह गए थे। इनमें भी सिर्फ 400 सवार लड़ने भिड़ने के काबिल थे, बाकी कुछ बूढ़े थे, कुछ बच्चे और कुछ औरतें। इस लुटे हुए कबीले का सरदार, जिसका ताल्लुक ओगोस कबीले के तुर्कों के काई कबीले से था, वो बचपन से ही बहादुर, निडर और बेबाक था। उसे अपने बाप से विरसे में घोड़सवारी, तीर अंदाजी, तलवारबाजी मिली थी। जहाँ भी जाता जीत उसका मुकद्दर होती। लीडरशिप उसके खून में थी। जहाँ भी शिकार पे जाता कभी खाली वापस न आता। वो ताकतवर होने के साथ क्या ही कमाल का दूरअंदेज जहीन था। इन बाकमाल खूबियों की वजह से उसका बाप उस पर भरोसा रखता था। इसके बाप का नाम सुलेमान शाह था, लेकिन बाज मौरखीन उसे उसके बाप का नाम गुंदूज अव्वल बताते हैं। तारीख इस बहादुर का नाम अर्तुगरुल गाजी के नाम से जानती है। एशियाई कुचक की सरहद पर पहुंचकर अर्तुगरुल गाजी को अपना वतन याद आ गया, क्योंकि यहाँ तुर्किस्तान की झलक सी नजर आती थी। पलटकर देखा तो ऊपर पर धुंध की सफेद चादर के सिवा कुछ नजर न आया। जी में कहा, अगरचा तुर्किस्तान यहाँ से हजारों कोसों दूर है, उड़ के भी जाएं तो ना पहुँच सके, मगर खुदा का शुक्र है कि दुश्मनों से निजात पाई। जिंदगी रही तो बदले का मौका भी हाथ आ जाएगा। अर्तुगरुल को अनातोलिया में सफर करते कई दिन हो गए। अगरचा हर मंजिल पर पहुंचकर यहाँ जी चाहता था कि यहीं उतर पड़े, मगर ये ख्याल खींचे लिए जाता था कि किसी तरह यहाँ के बादशाह के दरबार में पहुंचना चाहिए। वो आखिर सल्जोक नस्र का तुर्क और अपना भाई बंद है, शायद इसके दरबार में पहुंचकर दिल के हौसले निकालने का मौका मिले। एक दिन ये बेवतन एक दर्रे में से गुजर रहे थे। इर्द गिर्द पहाड़ियाँ थीं, बीच में से एक छोटा सा रास्ता जिसमें से सिर्फ 200 सवार पहलू ब पहलू गुजर सकते थे। आगे आगे अर्तुगरुल था, पीछे पीछे उसके जानबाज साथी, गले में तुर्किश और पीठ पर ढाले डाले, हाथ में नेजा और दूसरे में लगाम संभाले चले आते थे। इस लेन डोरी के बीचों बीच औरतें और बच्चे थे। कभी किसी औरत या बूढ़े के घोड़े के ज़ेन खिसक जाती तो एक सवार घोड़ा मार के आगे आता, उसे उतार कर घोड़े के तंग को कस कर बांध, फिर घोड़े को फिरा कर अपनी जगह चला जाता। जब कभी कोई ऐसा वाकया पेश आता, सारे लोग थोड़ी देर के लिए घोड़ों की बाकें रोक लेते। इन सब के पीछे खच्चरों पर लदे हुए थे, सब के पीछे खच्चरों पर खेमे लदे हुए थे। इनके पीछे भेड़ बकरियों का एक गला था, जिसकी देखभाल के लिए 10-12 सवारों का एक छोटा सा दस्ता मुकर्रर था। उस वक्त अच्छा खासा दिन चढ़ आया था और हवा गर्म हो चली थी। यकायक अर्तुगरुल के असील घोड़े ने कान खड़े कर लिए और हुनहुनाने लगा। अर्तुगरुल ने बाग रोक ली। उसके रास्ते उसके रुकते ही सारा काफिला रुक गया। अब जो अर्तुगरुल ने कान लगा कर सुना तो हल्का सा शोर सुनाई दिया। ऐसा मालूम होता था कि कहीं बहुत दूर दरिया की लहरें चट्टानों से सर पटक रही हैं। उसने घोड़े को जरा तेज किया। जूं जूं आगे बढ़ता गया, शोर ज्यादा ऊंचा और साफ होता गया। एक जगह पहुंचकर अर्तुगरुल ने अपने साथियों पर नजर डाली। उनमें से एक बूढ़ा आदमी, जिसके चेहरे से मालूम होता कि मुद्दतों बीमार रहा है, जिस पर लहू की एक बूंद भी बाकी नहीं, आगे बढ़ा और कहने लगा, कुछ समझ में आया? ये शोर कैसा है? अर्तुगरुल ने जवाब दिया, मैं तो अभी तक नहीं समझ सका। बूढ़े ने सर ऊंचा करके कहा, मेरे ख्याल में पास ही लड़ाई हो रही है। आगे बढ़े चले, आपको मालूम हो जाएगा कि क्या मामला है। कुछ दूर जाकर उन्होंने देखा कि वादी में जहाँ तक नजर काम करती है तलवारें चल रही हैं। घोड़ों के हनहनाने, तलवारों के झनकार और लड़ने वालों के नारों से आसपास की पहाड़ियां बार बार गूंज उठती हैं। अर्तुगरुल की समझ में ये बात तो ना आई कि ये लोग कौन हैं, आपस में क्यों लड़ रहे हैं, लेकिन उसने पहली ही नजर में इतना जान लिया कि लड़ाई बराबर की नहीं। दोपहर ढलते हार जीत का फैसला हो जाएगा। दोनों लश्करों में से एक का रुख पश्चिम की तरफ और दूसरे का यूरोप की तरफ। जो लश्कर यूरोप से पश्चिम को बढ़ रहा था वो गिनती में ज्यादा था, उसके घोड़े ज्यादा मजबूत और सिपाही ज्यादा ताकतवर थे। इसके अलावा सूरज इसके पीछे और दुश्मन के बिल्कुल सामने था। उसने 2-3 हल्ले ऐसे किए कि दुश्मन की सफ़ें टूटने लगीं और अर्तुगरुल को ऐसा मालूम हुआ कि 2-3 हमलों में लड़ाई दो टोक हो जाएगी। अगरचा अर्तुगरुल और उसके साथी थके बांधे थे और लंबे सफर ने उन पर जरा भी सकत बाकी
बाकी नहीं छोड़ी थी, लेकिन दो फौजों को मैदान में लड़ते देखकर कमजोर को जबरदस्त के काबू में पाकर अर्तुगरुल की रगों में शुजाअत के खून ने जोश मारा। उसका हाथ बेख्तियार तलवार के कब्जे पर जा पहुंचा और वो पलट कर कहने लगा, भाइयों, अगरचा हमें ये मालूम नहीं कि ये लोग कौन हैं, इनका मजहब क्या है और ये किस नस्ल से हैं, लेकिन तुम देख रहे हो कि इनमें से एक कमजोर है और दूसरा ताकतवर। दुनिया वालों का कायदा है कि नफा की लालच और नाम की उम्मीद में कमजोर का साथ छोड़कर ताकतवर से जा मिलते हैं, लेकिन हमारे बुजुर्गों का ये कायदा नहीं। कभी कमजोर और बेकस पर उनका हाथ नहीं उठा। मर्दानगी और शुजाअत का कानून जो हमारी तुम्हारी रगों में रचा और बसा हुआ है, यही कहता है कि इस जंग में कमजोर को ताकतवर से बचाएं। देखो दुश्मन किस तरह सिमट कर बड़ा है। सफों में आओ, एक दफा बागें उठाएं और दुश्मन मिलकर जा पड़े। इस काफिले में जो लोग लड़ने भिड़ने के काबिल थे, सब घोड़े लिए अर्तुगरुल के पुल पर आ जमे। कुछ लोगों को औरतों और बच्चों और बूढ़ों की हिफाजत के लिए वहीं छोड़ा। फिर एक साथ सब ने बागें उठाई और अर्तुगरुल ने उन्हें एक लंबा चक्कर देकर ताकत और फौज के पैरों पर बिजली की तरह जा गिरा। अगरचा बहादुर तुर्कों की तलवारें मुद्दत से न्याम में थीं, लेकिन जब उन्हें निकाला तो ऐसा मालूम होता था कि शोले भड़क रहे हैं और इस तरफ बढ़ते हैं, सब कुछ जलाकर भस्म कर डालते हैं। ये हमला ऐसा अचानक था कि दुश्मन का लश्कर जो सिलाब की तरह बराबर जा रहा था, यक्का यक रुक गया। कुछ समझ में नहीं आता था ये आफत कहाँ से आई। सोचता था कि आगे बढ़ूं या पीछे हटूं, बस ये रुकना गजब हो गया। हारने वालों ने जिनके कदम उखड़ने में थोड़ी ही कसर बाकी रह गई थी, जब एक छोटे से दस्ते को यूं हमला करते देखा और दुश्मन को घबराया हुआ पाया, तो उन्होंने समझा कि हमारी मदद को फरिश्ते आसमान से उतरे हैं। इस ख्याल के आते ही टूटी हुई हिम्मतें बंध गईं और फिर यूं इस तरह बढ़े कि दुश्मन की सफ़ें टूटने लगीं। दुश्मन की फौज अनगिनत थी। अर्तुगरुल और उसके साथी इस तरह बहते चले जाते थे जिस तरह दरिया का धारा पत्थरों और किनारों को बहाए चला जाता है। वो इस फौज की मौजों में डूब डूब कर उभरे और बार बार सफ़ें उलट के रख दी। अब दुश्मन पर दो तरफा ऐसा दबाव पड़ा कि उसके कदम उखड़ने लगे। जो सरदार बड़ी बहादुरी से कदम जमाए खड़े थे, उन्होंने जब देखा कि उसके पास पास लाशें ही लाशें नजर आती हैं और दो तरफ से लश्कर बढ़ रहा है, तो वो हिम्मत हार गए और इस तरह सर पर पांव रखकर भागे कि पीछे पलट कर न देखा। अफसरों को भागते देखकर सिपाहियों का भी जी छोड़ गया और जिधर किसी का मुंह उठा भाग निकला। अगर दिन ढलते ही फैसला हो गया, हारे हुओं की जीत हुई और जीते हुए हार गए। जंग खत्म हुई। अर्तुगरुल ने अपने साथियों की तरफ तवज्जो की। कई बचपन के रफीक जिन्होंने बड़े बड़े कठिन वक्तों में साथ न छोड़ा था, मैदान में सिसक रहे थे। अर्तुगरुल ने बच्चे खुचे जान निसारों को समेट कर उन्हें उठाया। जो जख्मी थे उनकी मरहम पट्टी की, जो मारे गए थे उनको दफन करने का इंतजाम करने लगा। इतने में कुछ लोग इस तरफ बढ़ते नजर आए। उनमें से एक सरदार घोड़ा मार के सामने और कहने लगा, हमारा बादशाह तुमसे मिलना चाहता है, क्योंकि तुम्हारी ही वजह से सारे हुई है। हमारी समझ में अभी तक ये बात नहीं आई कि तुम कौन लोग हो, यहाँ क्यों कर आए हो और तुमने हमारी मदद क्यों की है। सच तो ये है कि सब अब तक तुम्हें फरिश्ता समझे हुए थे, लेकिन जब हमने तुम्हें अपने साथियों की लाशें उठाते और जख्मियों को देखभाल करते देखा तो समझा कि तुम फरिश्ते नहीं बल्कि हमारी तरह इंसान हो। अर्तुगरुल ने अपना नाम बताया और कहा, मैं तुर्कों के गज कबीले का सरदार हूँ। मंगोलों ने हमें अपने वतन से निकाल दिया। जब कहीं सर छुपाने का आसरा न मिला तो हम इस मुल्क में आ चले आए, लेकिन मुझे अभी तक ये मालूम नहीं हुआ कि तुम लोग कौन हो, तुम्हारे बादशाह का क्या नाम है और जिन लोगों ने तुम पर हमला किया वो कौन थे। वो सरदार बड़े ताज्जुब से कहने लगा, क्या सचमुच तुम्हें इतना भी नहीं मालूम? हम सब तुम्हारी तरह तुर्क हैं। हमारा बादशाह अलाउद्दीन के बाद सल्जोकी खानदान के तुर्क बादशाहों की नस्ल से है, जिन्होंने एक जमाने में तुर्किस्तान से समंदर के किनारे तक सारे मुल्क पर कब्जा कर लिया था और जो दूसरे इस्लामी मुल्कों को तबाह करके हमारे मुल्क पर चढ़े आए थे। ये कहकर वो सरदार अर्तुगरुल को अपने बादशाह के पास ले गया। वो अर्तुगरुल से बड़ी मेहरबानी के साथ पेश आया और उसकी बहादुरी और मर्दानगी की बड़ी तारीफ की। सल्जोकी बादशाह की मेहरबानी से अर्तुगरुल और उनके साथियों के दिन बड़े अमन और चैन से कटने लगे, लेकिन यहाँ भी उन तुर्क बहादुरों ने अपने बाप दादा के तौर तरीकों को न छोड़ा। उन्हें शहरों में रहना पसंद नहीं था, इसलिए गर्मी के मौसम में ब्रोसा के शहर के पास एक मैदान में खेमे गाड़ दिए। वो भेड़ बकरियों के गले चराते फिरते थे। जब जाड़ा शुरू होता और ब्रोसा के आसपास चारा न मिलता, इसलिए गर्मी के मौसम में ब्रोसा के शहर के पास एक मैदान में खेमे गाड़ दिए। वो भेड़ बकरियों के गले चराते फिरते थे। जब जाड़ा शुरू होता और ब्रोसा के आसपास चारा न मिलता तो सिफारिया की वादी में उठ जाते और सर्दी के दिन वहीं गुजारते। मंगोलों ने तुर्कों के हाथ से बड़ी सख्त शिकस्त खाई थी, इसलिए उनके दिल में ये फांस बराबर खटक रही थी कि मौका मिले तो किस तरह तुर्कों से शिकस्त का बदला लें। रोम के शाही बादशाह ने जिनसे तुर्कों ने एशिया को चुप का इलाका छीना था, हमेशा ऐसे मौकों की
इराक में रहते थे। उनकी ये बात मालूम हुई तो उन्होंने मंगोलों को कहला भेजा कि अगर आपके तमाम अनातोलिया पर हमला करो तो हम तुम्हारा साथ देंगे। इस दफा रूमी और मंगोल बड़े लाओ लश्कर से चले और अनातोलिया के मैदानों में जहाँ तक नजर काम करती थी रोमियों और मंगोलों के खेमे डेरे नजर आते थे। इधर से केकबाद भी निकला और ब्रोसा के शहर से कुछ दूर हटकर दोनों फौजें आमने सामने हुईं। अर्तुगरुल और उसके मुट्ठी भर साथी आगे आगे थे। दुश्मन की सफ़ें काय की तरह फट जाती थीं। 3 दिन 3 रात बराबर लड़ाई होती रही। कभी उन्होंने धकेला, कभी इन्होंने रेला। आखिर एक दिन केकबाद ने फौज के कई हिस्से करके उन्हें अलग अलग सरदारों के हवाले कर दिया और उनसे ये कह दिया कि जब अर्तुगरुल अपने सिपाहियों के साथ दुश्मन पर जा गिरे, तुम भी दुश्मन पर दाएं बाएं से आ गिरना। पहर दिन बाकी था कि अर्तुगरुल ने घोड़े को एड़ बताई और दुश्मन के लश्कर की सफों को तोड़ता हुआ बढ़ा। उसके बढ़ते ही दाहिने बाएं से उस जोर का हमला हुआ कि जो रूमी और मंगोल सरदार अपने लश्कर के बीचों बीच खड़े सिपाहियों को बढ़ावा दे दे कर लड़ा रहे थे, वो भी अपनी जगह से हट गए। साथ ही सुल्तान ने अपनी रकाब के सवारों को इशारा किया कि हाँ, ये भगोड़े जाने न पाएं। ये हमला ऐसा सख्त था कि रूमी और मंगोल जो पहले ही जी छोड़े हुए थे ऐसे भागे कि पीछे मुड़ कर न देखा। जो कि इस मार्के में अर्तुगरुल ने बड़ी बहादुरी दिखाई थी और असल बात ये थी कि लड़ाई उसकी हिम्मत से फतह हुई थी। इसलिए सुल्तान ने उसे बहुत सा रुपया इनाम दिया और कई इलाके उसकी जागीर मुकर्रर कर दिए। ये इलाका रूम की ईसाई हुकूमत और शाह कोचक की सल्जूकी सल्तनत की सरहद पर था। इस तरफ से हमेशा रूमियों के हमले का खटका रहता था, मगर अर्तुगरुल ने इस इलाके का ऐसा इंतजाम किया कि रूमियों को इस तरफ आंख उठा के देखने की जुर्रत न होती थी। इस इलाके में घास और पानी की बहतात थी। हर तरफ सरसब्ज मैदान जिसमें गुज कबीले के लोग गले चराते फिरते थे। जगह जगह बाग थे जिनमें हर किस्म के फल और फूल पैदा होते थे। यहाँ खुदा ने इस कबीले को बहुत बरकत दी और वो ताकत और दौलत में इस मुल्क के दूसरे तमाम तुर्क कबीलों से बढ़ गए। कुछ अरसे के बाद अर्तुगरुल को मौत का बुलावा आ गया। उसकी जगह उसका बेटा उस्मान कबीले का सरदार मुकर्रर हुआ। उसे अर्तुगरुल की नीयत का समर कह लो या कुछ और। ये परदेसी जो मैदानों को उलट कर हजारों कोसों के फासले से यहाँ आए थे, तकरीबन 650 साल एशिया और यूरोप की किस्मत के मालिक बने रहे। तुर्की के सुल्तान जो अर्तुगरुल के बेटे उस्मान के नाम पर उस्मानी तुर्क कहलाते हैं, इसी बहादुर शख्स की नस्ल से हैं। अगरचा अब उस्मानी खानदान में हुकूमत नहीं रही, लेकिन अर्तुगरुल के कबीले के लोग आज भी तुर्की पर हुकूमत कर रहे हैं और एशिया और यूरोप के दोनों बरे आज़मों में कदम जमाए खड़े हुए हैं।